Hello everyone. Hello. Good morning to everyone. Good morning. Very good morning to all of you. हेलो आ गए सामने। कैसे हो आप लोग? वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज दिवाली का दिन है और सुबह मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा, तो इसीलिए आज दिवाली है, तो दिवाली तो विश करना पड़ेगा। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल सेफली। क्योंकि पटाखे वगैरह से हाथ बचा करके थोड़ा सा पटाखे जलाइएगा। वैसे तो पटाखे बहुत जगह बैन है, तो कोशिश कीजिए कि ना जलाएं, पोल्यूशन से बचे, और अगर जलाएं तो थोड़ा सेफली। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे हम लोग 9th क्लास का, और 2 लेक्चर हमारा हो गया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड केपलर्स लॉ शायद पढ़ा था। ओके, तो केपलर्स लॉ भी पढ़ा था, लेकिन एक मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं था, लेकिन छोटा हो या बड़ा मिस्टेक तो मिस्टेक है, तो मैं उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँ। मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को CF से डिनोट किया था, CF से। बस यही एक मिस्टेक हो गया, समझ में है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स को CP से करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को CF से। सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किए थे CF या कुछ किए थे, तो लेकिन इसका हो जाएगा CF। ये सही है, केवल नोटेशन में यही गलती हुआ था। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए CP यूज करना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए CF यूज करना है। ठीक, इम्प्रूव कर लीजिएगा ये लोग थोड़ा सा। मैं देखा वीडियो में, बोला करे ये क्या कर लिया, मैं खुद का वीडियो देखा तो फ्लो में निकल जाता है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। और दिवाली का दिन है, तो सुबह एकदम लक्ष्मी जी का मूर्ति बैठा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे गाने वगैरह बज रहे हैं। आप लोग वीडियो में थोड़ा सुनाई देगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सुनाई दे रहा है। और क्या करें, अब चल रहा है, चलने दीजिए, अच्छी बात है। अच्छा भी लगता है सुबह ये थोड़ा सा देवी जी का गीत जो सुनने को मिलता है। और छठ पूजा के, अभी तो छठ पूजा आने वाला है, तो आप लोग को सबका तो छुट्टी मिला होगा कोचिंग से, स्कूल वगैरह में, तो आप लोग छठ पूजा भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। ओके, हाँ, छठ पूजा के लिए भी मैं ज़रा बोल दूँ कि छठ पूजा में अगर आप लोग उपस्थित हो रहे हैं, मना रहे हैं, तो पानी, जैसे गंगा नदी में बहुत लोग जाते हैं और तैरते हैं। जिसको नहीं भी तैरना आता है वो भी तैरने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा पानी से बच करिएगा, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं और हम नहीं चाहते, या कोई भी नहीं चाहेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहेगा कि पूजा में, सेलिब्रेशन में कोई दुर्घटना हो। तो इसलिए कोई भी चीज़, चाहे दिवाली के दिन पटाखे फोड़नी हो आज रात में, या छठ पूजा सेलिब्रेट करते समय, आप लोग थोड़ा सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। आप सेफ रहोगे तभी आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको प्रायोरिटी लेवल पर, मतलब सेफ्टी को नंबर 1 पे रखिएगा। प्रायोरिटी लेवल कहने का मतलब कि नंबर 1 पे। ओके, और इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सेलिब्रेट कीजिए, सेफली सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आप रहेंगे तभी कुछ सेलिब्रेट कर पाइएगा। और सब लोगों का दिवाली एंड छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, छठ पूजा एंड पहले दिवाली एंड छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से अच्छे से मनाइए, मज़े कीजिए, लेकिन सेफली से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमें ये करना है, प्रूफ करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो हम लोग पढ़े थे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल। उसमें 2 स्टेटमेंट था। फर्स्ट था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एंड दूसरा था कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पता है, ये था हमारा। तो आज हमको ये वाला प्रूफ करना है कि आखिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी कैसे आया, आखिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी ये 1/r² क्यों हुआ। ठीक ना, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाई केपलर्स लॉ, बाई
यूजिंग बाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यूजिंग केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ, ठीक। इसमें केप्लर्स थर्ड लॉ यूज करते हैं, थर्ड वाला यूज करते हैं, ठीक ना, जो होता है ना r³ अपॉन t², एक जगह ये वाला इक्वल टू होता है कांस्टेंट, हम लोगों ने पढ़ा था केप्लर्स लॉ में, ठीक। तो यही हमें प्रूफ करना है, इसको यूज करके हमें ये प्रूफ करना है, समझ में आई। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको, दो मेथड से मैं करूँगा, दो मेथड से मैं, अरे यार थोड़ी ठंडी बढ़ गई, सर्दी वगैरह मौसम चेंज हो रहा है तो हो ही जा रहा है, ठीक। न्यूटन्स लॉ बाई केप्लर्स लॉ, यूजिंग केप्लर्स लॉ लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ, पूरा न्यूटन्स लॉ नहीं ये प्रूफ करना है, सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना उसको केवल करना है, ठीक ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे न्यूटन्स यूनिवर्सल यही होता है ना, अच्छा गलती होगा तो देख लो, वर्सल लॉ यूजिंग यूजिंग बाप रे केप्लर्स लॉ, ठीक। ये है हमारा छोटा, अब वो इसमें भी यार गला खसखसा रहा है, सुबह सुबह तकलीफ़ क्यों दे जा रहे हो भगवान, माफ़ कर दो बच्चे को, ठीक ना। तो इसमें भी हमें पूरा ये नहीं करना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हमें करना है, समझ में आया क्या, यही हमें करना है, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या पढ़े थे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। ये सेंटर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक। और ये हो गया, यहाँ पे कोई प्लैनेट वगैरह रहेगा, और ये सन है, सूर्यदेव, ठीक, ये सन है, यही था। और ये हमारा क्या है, आर है, ओके। ये था, हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला था, CP = mv²/r। तो v यहाँ पे क्या था, स्पीड थी, क्या था स्पीड, v क्या था, स्पीड ऑफ प्लैनेट या कुछ भी, ठीक ना, ऑन सर्कुलर पाथ, ये था हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास CP यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स = mv²/r, यहीं पे मैंने गलती किया था, CP की जगह पे CF लिख दिया था, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे CP होगा, हो वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक। अब हमें करना क्या है कि एक चीज़ हमें और पता करना, हम लोगों ने इसमें से यहाँ से v = निकाल लिया था 2πr/t निकाले हुए थे ना, 2πr/t निकाले थे ना, ये v = निकाले थे, ओके। अब हमें क्या करना है कि इस v को देखना है कि इसमें क्या क्या है। अब इसमें देखिए, ये ध्यान से देखिएगा तो 2π जो है, 2π जो है कांस्टेंट है, 2π क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, ओके, ठीक, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट बोलते हमारे पास क्या बच गया, v = r/t बच गया, क्या हो गया, v = r/t बच गया। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं उल्टा आऊँगा, इधर से इधर क्यों आऊँगा, शुरुआत इधर से किया, आऊँगा इधर, मैंने उल्टा लिया है, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है v² = r²/t²। t पता है ना, टाइम पीरियड, टाइम जो टोटल टाइम टेकन, इसमें जो लास्ट लेक्चर में हम लोग बोले थे कि एक राउंड मारने में, एक चक्कर, एक रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। समझ में आ रही है ना बात, इसमें कंफ्यूज मत होना सर, समझ में। हावरस से आएंगे छपरा, छठ मनाएंगे, बज रहा है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किए, उसके बाद हम लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले पार्ट को, जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसका जो राइट हैंड साइड है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग
इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन मान करके अगर करेंगे तो ज़्यादा नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना है। इसी में पुटा करके हमें प्रूफ करना है। ओके, क्या मैं कर रहा भाई, क्या मैं कर रहा, कुछ भी मैं कर रहा हूँ आज, ठीक। ये अलग रहो तुम, ठीक। और हमें करना क्या है, एक मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया, जानते हो क्या, यहाँ से थोड़ा सा सिली मिस्टेक। ये जो सीपी है, तो सीपी में से तो एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एम तो मास तो कांस्टेंट रहता है हर एक बॉडी का, ठीक। तो यहाँ से एक आएगा सीपी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और इसी को हम लोगों ने क्या माना है, 1। इसको क्या माना है बेटा, 1। और यहाँ से फिर स्टेप हमारा चालू हो जाता है, फिर यहाँ हमारा स्टेप चालू हो जाता है। समझ में आया, वी स्क्वायर बाई आर, इसको हमने क्या किया है, 1 मान लिया। ओके, और इसमें अब देखो यहाँ 1 मान लिए, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया ना, हमारा एम क्या है, कांस्टेंट है। सी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है, जहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड और आर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे स्पीड और आर चेंज हो सकते हैं। तो वहाँ से हमने क्या लिया, फिर ये लिख भी दिया, वी इक्वल टू क्या है, स्पीड है। वी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे स्पीड है। मिटा देते हैं, जगह थोड़ा सा ख़राब कर रहा है मेरे को, ठीक। ओके, और इसको अच्छे से लिख देते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन 1 है। ओके, इक्वेशन 1 है। और v यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो हमने v निकाल लिया, 2 पाई आर बाई टी निकाल लिया। ओके, 2 पाई आर निकाल लिया। अब देखो इसको फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग राइट साइड एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड राइट साइड, ठीक। तो यहाँ से देखो ये वाला अब इधर ला के करता हूँ, अब इधर से शुरुआत करते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर है, ठीक। इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया आर से और डिवाइड भी किया आर से, ठीक। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आर क्यू हो जाएगा और नीचे टी स्क्वायर केवल लिखा। और ये वाला देखो, इसको ये वाला पार्ट है ना, ये आर और आर को मल्टीप्लाई करके आर क्यू बना दिया। और इसको मैंने नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया, बस इसको ऐसे ही लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, आर क्यू हो गया, और टी स्क्वायर इंटू आर है तो मैंने टी स्क्वायर इंटू आर कर दिया, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग कुछ देखिए, आपको मज़ा आएगा अब देखने में। यहाँ पे फोकस करना थोड़ा, ये क्या है, आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर को अगर ध्यान दोगे तो यही तो केपलर्स लॉ है ना, केपलर्स लॉ से थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये यही कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कैसे है, केपलर्स थर्ड लॉ के हम लोगों ने प्रूव किया था ना। तो ये कांस्टेंट हो गया था, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया, वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर बच गया। ये बचा ना, ये बचा वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर बच गया। अब देखो अब देखो अब देखो मज़ा आएगा। अब मज़ा आएगा कैसे बेटा, कि ये वाला जो वैल्यू है ना, पुट इट इनटू इक्वेशन 1 में पुट करना। वी स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 अपॉन आर, कॉन्स्टेंट इंटू 1 अपॉन आर। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन सी पी इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक। तो इसमें पुट करते हैं। अब वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है, कांस्टेंट इंटू आर। तो पहले से हमारे पास नीचे क्या है, ये वाला आर है तो इसको लिख देते हैं। और पुट क्या करना है, हाँ 1 अपॉन आर कर देते हैं।
और इनटू कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनटू कांस्टेंट कर देते हैं। आ गया। अब देखिए 1/r इंटू आर हो गया और इक्वल इनटू कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू 1/r² इंटू कांस्टेंट। ठीक, और कांस्टेंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को हटाएंगे तो सी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। देखते हैं पीछे दिख रहा है कि नहीं? पीछे हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। आगे हमारे पास सी पी इक्वल टू सी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और सी पी क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपको प्रूव तो करना था फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और आप प्रूव कर दिए सी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो आप लोग ध्यान दिए हो कि नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि F इक्वल टू सी पी मैंने पढ़ाया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अंदर की ओर लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की ओर लगता है ना, है ना। तो F इज इक्वल टू सी पी, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि F आ गया हमारे पास। देखिए अब थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया, मिस मैच हो गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं मिल रहा है। दिख रहा है? फ्रेम में देख लूँ थोड़ा, नहीं दिख रहा है। अच्छा ऊपर लिख देंगे इसको। देखो अब शुरुआत से देख लेते हैं, उसके बाद हमें करना क्या है। हम लोगों ने एक सन और प्लैनेट का और ऑर्बिट का एक कॉम्बिनेशन, एक डायग्राम बनाया। हम लोगों ने केपलर्स लॉ पढ़े थे, अच्छे से वहाँ पे देखा था। ये हमारा प्लैनेट और सन है। जब प्लैनेट सन के राउंड रिवॉल्व करता है और ये हमारा उन दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों ने निकाला था mv²/r। क्या निकाला था? mv²/r निकाला था। ठीक, यहाँ से हमने देखा कि मास क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? मास कांस्टेंट है। मास यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है मास। अब बच क्या कि कांस्टेंट को हटा तो सी पी इक्वल टू बच गया v²/r। सी पी इक्वल टू बच गया v²/r। इसको मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि v निकाला। चूंकि हमें v²/r है तो v का वैल्यू क्या है? तो उन्होंने उस समय भी हम लोगों ने पढ़ा था कि v का वैल्यू क्या होता है? 2πr/t, मतलब 2πr मतलब ये सरकमफेरेंस अपॉन t। सरकमफेरेंस ही टोटल डिस्टेंस कवर होता है ना। टोटल डिस्टेंस कवर क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। तो 2πr/t हो गया हमारा वेलोसिटी। अब 2πr में हमारा 2π क्या है बेटा? कांस्टेंट है, तो इसको हटा दिए तो हमारे पास बच गया r/t। तो v इक्वल टू हमारे पास बच गया r/t। अब इसको हम लोगों ने क्या किया? v इक्वल टू r/t को स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो v इधर वाला v² हो गया, इधर वाला r²/t² हो गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास। फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। किससे? r से। क्या किया? अरे लिखे ही नहीं r, डिवाइड बाई r। ठीक, r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो देखो अब वहां से उठ करके यहाँ आ जाओ। दोनों तरफ r²/t² पहले से था और दोनों तरफ r, और देखो r से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, r से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक, तो r से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट आ गया r3/t², और इनटू नीचे वाले को मैंने क्या लिया? ये r जो है 1/r के रूप में ऐसे ही रखा। ठीक, तो आप r3/t² का आप ध्यान से देखोगे तो ये केपलर्स थर्ड लॉ है। r3/t² इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक,
ये क्या कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 1/r आ गया और इंटू कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/r आ गया। पुट इट इंटू 1, इक्वेशन 1 में अब इसको पुट कर दो। ये जो वैल्यू है ना वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/r, तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक, अब पुट करेंगे, देखो सी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसी को हम यहाँ लेके आ गए इक्वेशन 1 को। अब पुट क्या कर दिए, वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर की जगह ये वाला पुट कर दो, ये वाला वी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, ये पुट कर दिया। समझ में आई बात, ये पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया क्या, देखो 1/r² इंटू कॉन्स्टेंट। ये सी पी ही क्या होता है, ये सी पी जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बताया था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन जो होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर के अलॉन्ग लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है और सेंटर की ओर लगता है। समझ में आई, तो इसीलिए मैंने बोला सी पी आ गया, यानी कि सी पी क्या है, एफ है। सी पी क्या है हमारा, सी पी ही हमारा है एफ, मतलब एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो अगर हम लोगों ने सी पी निकाल लिया यानी कि एफ निकाल लिया, समझ में आया, तो इससे हमारा क्या हो गया, सी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना, यानी कि r², सी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा, क्योंकि सी पी इज इक्वल टू फोर्स। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको एक और तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसको हम और तरीके से एक सॉल्व करेंगे। ये तो पहला तरीका हो गया, और दूसरा तरीका देखते हैं, वो और ज़्यादा इजी कर दिया है। उसको हमने क्या किया है, ज़्यादा इजी कर दिए हैं, ठीक ना, उसमें बड़ा इजी है, थोड़ा देखते हैं कैसे हो जाएगा। मज़ा आ रहा है एकदम, छठ के गाना चल रहा है और इधर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, आवाज़ एकदम पूरा स्टूडियो में भी आ रहा है, गुज रहा है। चलो अच्छी लग रही है, अच्छा मतलब सुन क्या बोलते हैं, क्या बोले, बहुत खुशी की पल है। और ये ऐसा समय है कि जब ये गाने बजते हैं तो मुझे याद है जब हम लोग बाहर रहते थे पढ़ाई के लेकर के, आउट ऑफ बिहार होते थे, तो ये जब छठ पूजा का गाना बजता था तो लगता था कि यार चलो घर चलते हैं। और मैं लगभग 11-12 साल बाहर रहा, पढ़ाई के सिलसिले में 11-12 साल बाहर रहा मैंने। ठीक, कोई ऐसा साल नहीं है जब मैं दिवाली और छठ पूजा में घर नहीं आया, और कोई फेस्टिवल में आया हो या ना हो, इवन डेट कि मैं रक्षाबंधन में भी नहीं आता था, दशहरा वगैरह कुछ नहीं, लेकिन दिवाली और छठ मैंने एक भी मिस नहीं करा है। और आई थिंक जो भी बाहर रहने वाले होते हैं सब कुछ मिस कर देंगे, लेकिन दिवाली और छठ पूजा कभी मिस नहीं करते। ये हमारा बिहार का महापर्व है और सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट हम लोगों के लिए यही है। इसी पर्व में हम लोग महापर्व में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। ठीक, अब देखते हैं फिर से, भाई पहले ही मैं लिख दे रहा हूँ कि सी पी इज इक्वल टू फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है, सी पी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पहले ही मान लो। ठीक है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्यों, ये यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये हमारा क्या है। ठीक, ये अच्छा नहीं बना, ये कुछ ज़्यादा ही ऑर्बिट खराब बन गया। ठीक ठाक है, अंडे के आकार के दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत अंडे के आकार के। ठीक, तो ये प्लैनेट है और ये सन है और ये आर है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था, प्रूव किया है हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि सी पी इक्वल टू mv²/r होता है। ठीक, फिर हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, ये आ गया। ओके, अब इसमें क्या है हमारे पास कि v इक्वल टू होता है 2πr/t, यही होता है ना, क्या होता है v²। अब इसको क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये v का वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, इसको इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं। किसको माने, 1 क्यों माने, ये v है और v² यहाँ पे mv², हाँ mv², इसको अच्छे से लिख देते हैं।
ये ज़्यादा ईजी है, उससे बहुत ईजी है ये। उसमें वो भी ईजी था लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाने की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी बहुत ईजी था, mv²/r। ठीक, मेरे को तो वही वाला ज़्यादा, पहला वाला ही ज़्यादा ईजी लगता है। ठीक, अब देखिए mv² है और v का वैल्यू हमारे पास क्या है 2πr/t। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट करो, पुट v = 2πr/t इन cp = mv²/r, इसमें पुट करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो cp = क्या हो गया m, अब v के जगह पे आ जाएगा 2πr/t का स्क्वायर और अपॉन में क्या है t है, r है, सॉरी r है, r है। ठीक, ये जो r है इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है तो cp = क्या हो जाएगा m, 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, पाई है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है ना। ठीक, और r है तो r² हो जाएगा। और नीचे में क्या करेंगे, t को नीचे आ जाएंगे तो ये t² हो जाएगा यहाँ, तो ये t² को हम लोगों ने क्या किया, नीचे ले लिया। ओके, और ये जो पहले से r नीचे है वो भी नीचे आ जाएगा, पक्का, हाँ है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग छेड़खानी करेंगे। इसको छेड़खानी क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे m कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई² भी कांस्टेंट है। ओके, हमारे पास क्या है, वेरिएबल ये बच गए। ठीक, ये सब कांस्टेंट है ना, तो चलो लिख देते हैं। ये क्या है, cp = फिर से इसी को लिख देते हैं कि m पाई² एक जगह और इंटू r² t² इंटू r, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन क्या, 1। क्या मान लिया, 1 मान लिया। देखो पहले से ये चारों कांस्टेंट है, याद रखना, तीनों 4 m पाई² ये क्या है, कांस्टेंट है। हमारा काम सब r² r/, इस पे चल रहा है। अब क्या करना है ना कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है r² से। क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना इस इक्वेशन में r² से। क्या से, r² से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/r²। ठीक, हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/r² कर देते। देख तो अब यहाँ से यहाँ उठ के आ जाते हैं, अब यहाँ से हम यहाँ उठ के आ जाते हैं। ठीक, तो cp = 4m पाई²। ठीक, ये है, और उधर अगर हम r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा r4। ठीक, r4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, t² इंटू r3। ऐसा ही होगा ना, ये होगा ना, हाँ है ना। देखिए ध्यान से, ये r² पहले से है और ये r² मल्टीप्लाई हो गया तो r के पावर 4 हो गया, और नीचे देखो r है और फिर ये r² से नीचे भी मल्टीप्लाई तो r3 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और छेड़खानी करते हैं, इसके साथ और थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं। देखो r4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r3 इंटू r लिख सकते हैं ना, इसको ये लिख तो सकते हैं, हाँ है ना। तो देखो cp = 4m पाई² r3 इंटू r अपॉन t² और ये नीचे वाला r3, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब हमें देखना है, अब देखो मज़ा आएगा क्या, अब मज़ा आने वाला है। यहाँ पे इतना आ गया तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू Kepler-थर्ड लॉ, r³ अपॉन t² क्या है, कांस्टेंट है ना। और ये सब तो कांस्टेंट था ही, इधर से ही कांस्टेंट था, मैंने बोल दिया था। ठीक, कि 4m और पाई² क्या है, कांस्टेंट है ऑलरेडी, ये पहले से कांस्टेंट है, ये अभी कांस्टेंट है r³ अपॉन t²। ठीक, आ गया ना कांस्टेंट। अब देखिए इसमें क्या है, ये कांस्टेंट आ गया तो इन लोगों को कांस्टेंट लिख लेते हैं। cp =
कांस्टेंट इनटू आर बाई आर क्यूब कर सकते हैं ना। ठीक, तो कांस्टेंट इंटू आर अपॉन आर क्यूब। अब देखो यहाँ से एक आर और एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो CP इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया ना। और CP के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि F इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यही तो हमें प्रूव करना था। F इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था ना। यही तो प्रूव, अरे कुछ नहीं करना था मेरे यार। CP इक्वल टू MV स्क्वायर बाई आर होता है। CP लिखो, यहाँ F लिख दो, F भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे FC लिख दो, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स या, ठीक, ये है FC या CP लिखो, ठीक, ये है। और हम लोग पहले ही बोल देते CP इक्वल टू FG होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, यहाँ से V का वैल्यू है, फिर V का वैल्यू इसमें डाल दिया तो इतना आया। इतना में से ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, ये है। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब इस इक्वेशन 1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आर स्क्वायर से। इस इक्वेशन 1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आर स्क्वायर से। समझ में आई बात। अब आर स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए और उसके बाद हमारे पास ये आ गया, डिवाइड किए तो इतना आया। और उसमें से हम लोगों ने इसको छेड़खानी करके R4 को तोड़ा 2 पार्ट में, RQ एंड R में। तो RQ को इधर ले लिया और RQ अपॉन टी स्क्वायर के हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि हम लोग केपलर्स लॉ पढ़े हुए हैं। ठीक, कांस्टेंट ले लिया, बच गया हमारे पास R अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये सब तो कांस्टेंट आ गया ना, पूरा का पूरा, ये टोटल का टोटल कांस्टेंट आ गया ना। ये तो पहले से कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया ना। ठीक, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, हमारे पास बच गया R अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो R अपॉन आर क्यूब इंटू कांस्टेंट, तो एक आर कट गया, बच गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। और यही तो हमें लाना था, 1 अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो F इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट करते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है तो इसको हटाने के लिए इक्वल टू एंड कांस्टेंट पुट करते हैं। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? मगज में आई कि नहीं? ठीक, तो ये हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ यूजिंग केपलर्स लॉ था, यही प्रूव करना था बस। ठीक, अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, क्या देखते हैं, थोड़ा टॉपिक क्या पढ़ना है, ग्रेविटी पढ़ना है। हाँ, ग्रेविटी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेविटी पढ़ेंगे। मस्त म्यूजिक चल रहा है, तुम लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ग्रेविटी हमें पढ़ना है। तो देखो ग्रेविटी क्या होता है, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिए, तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ लगेगा जहाँ पे 2 मास होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, 2 मास होना अनिवार्य है। ओके, 2 मास होना अनिवार्य है और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना भी अनिवार्य है। ओके, मतलब जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों में मास होना चाहिए, तो हमारा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक, तो इसको भी हटा देते हैं। और अभी हमें ग्रेविटी पढ़ना है। तो ग्रेविटी देखो बेटा कुछ ज़्यादा है नहीं, वही चीज़ है, इसमें भी 2 मास होनी चाहिए और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट तो वही रहेगा। तो चलिए लिख देते हैं टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसको सिर्फ ग्रेविटी भी बोला जाता है। ग्रेविटी करके एक मूवी भी है हॉलीवुड का, वो लोग देख लेना, थोड़ा सा अच्छा है।
ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी हमारे पास ये टॉपिक है बेटा। देखो ग्रेविटी होता क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया के कोई भी दो मास रहे, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहे जिसमें मास रहे और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहे, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। लेकिन जहाँ बात ग्रेविटी की आती है ना, तो ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ लगाती है किसी और ऑब्जेक्ट पे। अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे अगर जो फोर्स लगा रही है उसको ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक। चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी पे लगाए, चाहे हमारे जैसे लोगों पे लगाए, चाहे ये ऐसे गिर रहा है तो इस पे लगाए, ठीक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, तो क्या हो जाता है, ग्रेविटी हो जाती है। या चाहे अर्थ सन को लगाए, मून को लगाए और मार्स को लगाए, जुपिटर को लगाए, हमें लगाए, आपको लगाए, पेन को लगाए, किसी को भी लगाए, जो फॉलिंग बॉडी है उस पर लगाए, कोई भी फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिस पे अर्थ फोर्स लगा रही है उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक। ओके, लिख लेते हैं भाई थोड़ा सा। द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। एनी बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, फिजिक्स में बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला बॉडी नहीं, बायोलॉजी वाला बॉडी नहीं, समझ में। अगर फिजिक्स में आपको बॉडी दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ में आई बात। यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी है, जानवर का बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आई बात। माइक थोड़ा सा सही रहो, ठीक। हाँ, ऑन एनी बॉडी, ये हमारा क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी और एनी सेलेस्टियल बॉडी। और सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड। आप जानते हैं ना, जो स्टार हो गया, सन हो गया, अर्थ, प्लैनेट, ये सब जो भी है, मार्स, जुपिटर, प्लूटो वगैरह, जो क्या उल्का पिंड वगैरह जो होता है, ये सब जितने भी सेलेस्टियल पिंड, खगोलीय पिंड बोला जाता है, जो आकाशीय यूनिवर्स में जो जितने भी चीज़ दिख रहा है ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है, ठीक। और ऑन सेलेस्टियल बॉडी, शायद ऐसे ही होता है, सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी, ठीक, ये बोला जाता है। तो ये हमारा फोर्स है, ग्रेविटी है, जो अर्थ द्वारा लगाया हुआ फोर्स है। अर्थ जिस पे लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, अर्थ किसी पे भी फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटी। किसी पे भी एक लाइन, किसी पे भी अर्थ लगा रहे, किसी पे भी, कोई भी बॉडी हो, ठीक। ओके, अब इसका जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²), तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन m1 के जगह पर क्या हो जाएगा, m1 के जगह पर हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, और m2 के जगह पे हो जाएगा कोई भी मास कोई भी, सिर्फ m लेंगे, कोई भी मास, चाहे वो मून का मास हो या मेरी मास हो, आपकी मास हो, किसी की भी मास हो, यहाँ पे m ले लेंगे। एनी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। और r है ना, r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ माना जाता है। क्या, रेडियस ऑफ अर्थ माना जाता है, ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ माना जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ से एक चीज़ मैं बोलता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ माना जाएगा, ठीक, ये r। अब इन सबको इस फॉर्मूले में पुट करना है, इन सबको m1 के जगह m ही पुट करना है, m2 के जगह m पुट करना है, r के जगह r तो है ही। तो चलिए, तो यहाँ पे Fg, इसको Fg लिखते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ लिख देते हैं G(m)E, यानी कि मास ऑफ अर्थ इंटू m, यानी कि m2 के जगह पे मैंने क्या बोला है, m, यानी कि एनी बॉडी, और r क्या है, r², यानी कि r अर्थ, मतलब अर्थ का क्या होगा, रेडियस, ठीक। तो ये जो हमारा आया ना, यही हमारा क्या है बेटा, ग्रेविटी है। क्या है, ग्रेविटी है।
ये ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है ये। अब यहाँ से एक चीज़ मेरे को समझाना है। अब देखो, अब अर्थ का रेडियस आ गया तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं थोड़ा अर्थ बना देता हूँ, गंदा सा बन गया, थोड़ा सा डायग्राम चित्रकारी में मेरा हाथ फीका है। ठीक, ये देखिए ये अर्थ है। और हम लोग बहुत बच्चे जैसे कि कंफ्यूज रहते हैं कि अर्थ पे हम लोग रहते कहाँ हैं, अंदर रहते हैं या बाहर। तो बेटा हम लोग ऊपर इस सरफेस पे रहते हैं, इस पे, इन सब पे रहते हैं हम लोग। क्या रहते हैं? इस पे रहते हैं। और ये जो दिख रहा है सेंटर जो दिख रहा है, ये अंदर है। अंदर नीचे खोदोगे ना, जो नीचे पानी निकालने के लिए पंपिंग होती है ना, खोदा जाता है, ये अंदर है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है इस सरफेस तक, इसको रेडियस ऑफ अर्थ आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आया क्या? तो ये है, ये समझना। हम लोग ऊपर की ओर रहते हैं, इस पे रहते हैं। ये जितना भी बिल्डिंग, पहाड़ पठार जो दिख रहा है ना, सब इसी पे ऊपर है, नीचे कुछ नहीं। नीचे मिट्टी वगैरह जो है, नीचे का पार्ट नीचे है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग रहते कहाँ हैं। हम लोग ऊपर सरफेस पे रहते हैं, अर्थ सरफेस पे। ठीक, यही ना अर्थ सरफेस। और ये जो है रेडियस है। तो ये जो आर है ना, यही है। ये जो आर ई है, यही है आर ई। सॉरी, समझ में आ गई बात? अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कभी कभी हम लोग बोला जाता है कि मान लीजिए, इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा था इस पे, एफ जी इक्वल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेटा ये उठता है ना कि अगर मान लीजिए हम, ये अर्थ है तो ये यहाँ पे चले आए, यहाँ पे चले आए, यानी कि आर जो है घट जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पे? कितना फोर्स लगेगा हमारी बॉडी पे? या हम यहाँ आ जाए इस पॉइंट पे, या हम यहाँ पे आ जाए। ठीक, तो उसका हम बताते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया ना। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसी पे, अब बड़ा मस्त मज़ा आ जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो कैसे, अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा ना, उसी को यूज करेंगे, बेटा, उसी को हम यूज करेंगे। बड़ा मस्त छठ पूजा का गाना से बज रहा है। अब देखिए, इतना में हमारा काम बन जाएगा। अब कोई पूछ रहा है कि इफ आर डिक्रीजेज, क्या होगा? डिक्रीजेज। ठीक, तो क्या होगा? इफ आर डिक्रीजेज, पहला केस है। दूसरा केस है इफ आर इंक्रीजेज। ठीक, आर, तो बेटे जानते हो ये आर इंक्रीज नहीं करता, आर तो कांस्टेंट है ना। ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वो तो कांस्टेंट रहता है। इसमें जो एडिशनल चीज़ें होती है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो केस मैंने लिया है। ठीक, तो पहला केस के लिए मान लेता हूँ कि डिक्रीजेज बोला है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, अर्थ के नीचे। इतना जो है ना, मान लो 500 किलोमीटर अंदर चला गया। ये कहाँ चला गया? 500 किलोमीटर अंदर चला गया। यानी कि इस टोटल आर में से अब जो ये वाला पार्ट है, ये तो हो गया आर माइनस 500 हो गया ना, आर माइनस 500 हो जाएगा ना। देखिए, अगर मान लीजिए ये आर है, ठीक, ये क्या है बेटा? आर है। ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ चला है, तो यहाँ से यहाँ तक के 500 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 500। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? आर माइनस 500 होगा ना, हाँ है ना। आर माइनस, ये इतना घट ही जाएगा ना, ये वाला, ये इसमें से घट जाएगा टोटल में से। टोटल आर है, और ये वाला पार्ट क्या है? 500 है। तो ये जो बचा ये वाला इतना, तो आर माइनस 500 होगा, यही होगा ना। तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, तो अब जो आर के जगह पर क्या लिखाएगा? अब आर के जगह लिखाएगा आर माइनस 500। अब इस आर स्क्वायर के जगह पर लिखाएगा आर माइनस 500 का स्क्वायर। समझ में आई की बात? अब देखो कैसे करेंगे। एक क्या बता रहे हैं, हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे वाले बढ़ेगा, ये आर का वैल्यू अगर घटता है तो ये वाला क्या होता है, बढ़ता है। बताया था ना, ये वाला ऐसे ऐसे किए, अगर ये घटा तो ये बढ़ा। बताया था कि अगर ऐसे है हमारा पहले इनिशियली ये वाला जो पोजीशन है ऐसे, अगर देखो ये आर स्क्वायर घट रहा है, यानी कि आर स्क्वायर घट रहा है, तो ये देखो बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा फोर्स। ठीक, फिर यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ेगा तो आर स्क्वायर घटेगा। इन्वर्सली का यही मतलब मैंने समझाया था। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना, 500 किलोमीटर डिक्रीज कर गया। 500 किलोमीटर अगर डिक्रीज कर गया तो अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, एफ जी इक्वल टू लिखाएगा जी एम ई एम अपॉन आर के जगह लिखाएगा आर माइनस 500 का स्क्वायर। तो देखो ये घट गया, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ना ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा ये एफ जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पहला है, ये इसका आंसर है, इसका समझ में आया। अब दूसरा के लिए क्या करेंगे, अब दूसरा केस के लिए दूसरा ले लेते हैं भाई। अब दूसरा के लिए हम क्या लेंगे, दूसरा लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ये है हमारा आर है। ठीक, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 500 किलोमीटर, ये क्या है 500 किलोमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये, तो अब ऐड हो गया आर प्लस 500 किलोमीटर हो गया ना, आर प्लस 500 किलोमीटर। अब आर की वैल्यू क्या है, आर प्लस आर ई ना, आर इतना आ जाएगा ना। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में अब ये पुट होगा। अब आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ, ये आर प्लस 500 किलोमीटर पुट होगा। तो चलो पुटाते हैं, एफ जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर के जगह पर क्या होगा, ये हो जाएगा आर प्लस 500 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये रेडियस इंक्रीज कर गया ना, आर प्लस इतना हो गया। तो ये वाला क्या पार्ट क्या हो जाएगा, ये घटेगा मेरे लाल, ये घटेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, आर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। समझ में आई। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन एनटीएससी और इसमें पूछ देता है, क्या बोलते हैं ओलंपियाड वगैरह में, आप लोग फंस जाते हो। ठीक ना, तो ये फंसने वाली बात नहीं है, बड़ा इजी है, आप लोग कर सकते हो। समझ में आई बात। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी और ग्रेविटी के फोर्स में आर का क्या रोल होता है, इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये 2 केस होता है, ये 2 केस में ही सब कुछ मिसमैच आप लोगों को घुमाएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, देख तो ये वाला आर जितना घट गया ये फार्मूला में डालेंगे, और अगर आर बढ़ेगा तो फिर वो ऐड करके फार्मूला में डालेंगे। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा। आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, दिवाली को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और सेफली ज़रा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेफ नहीं रहोगे तो फिर मतलब नहीं बनता। तो ज़्यादा उत्साहित होकर के कुछ गड़बड़ ना करें, पटाखों से अपना हाथ ना जलाएं कृपया। समझ में आया कि नहीं, कृपया अपने हाथ को बचाए रखें, अपने शरीर को बचाए रखें। हाँ, एक और चीज़, पटाखे किसी जानवर पे ना फेंकें। जनरली न्यूज़ वगैरह में आते रहता है कि डॉग्स वगैरह पे, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उसके पूंछ में पटाखे जला देते हैं। ये गलत बात है, किसी उसका भी जीव है ना, हम लोगों का जीव है, जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारी जीव मतलब जान है, हमारी फैमिली है, वैसे उनको भी फैमिली और जान होती है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, ना आप खुद को हार्म करें, ना अपनी समाज को हार्म करें, और ना ही जो जंगली जानवर हो, या जंगली तो नहीं, जो पालतू हो या कोई भी जो डॉगी वगैरह हो गया या कुछ भी, तो उसको भी परेशान ना करें। उनको भी ज़िंदगी है, उनको भी जीने दें। कई एक बार होता है कि गाय वगैरह पे फेंक देता है सब, या जानवर जो घूमते रहते हैं रोड पे उन पे फेंक देता है सब पटाखे फोड़ करके। पिछली बार बम एक न्यूज़ में बहुत आया था ना कि हाथी को बम कोई क्रैकर्स वगैरह खिला दिया था कुछ, और मर गई थी बेचारी। तो ये सब ना करें, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। और वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन करना होगा ना। और हम ही और आप करेंगे ना, स्टूडेंट और टीचर के ऊपर ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, आप लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, खुद को भी हार्म ना करें,
अपने परिवार वालों को भी सेफली रखें और जानवरों को भी मतलब सेफ रखिए अपने से। उसको भी मतलब आप लोग जानवर की तरह जानवर मत बन जाना, ठीक, इंसान बने रहो और हेल्प करते रहिए एक दूसरे की। बस मैं इतना ही बोलूँगा और धन्यवाद आप लोगों को आज के लेक्चर के लिए। एंजॉय एंड सेलिब्रेट दिवाली एंड छठ पूजा। धन्यवाद।